एंटोनोव AN-225 ये एक ऐसा हवाई जहाज़ है जो इससे पहले ना कभी बना था और ना ही इसके बाद बना। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ है और ये सिर्फ एक ही है, मतलब इसको बनाने वाली कंपनी इस तरह का दूसरा नहीं बना सकी। ये जहाज़ 1 घंटे में 20 टन फ्यूल खा जाता है और ये जहाज़ दुनिया के 1/3 एयरपोर्ट्स पर पूरा नहीं आ सकता, मतलब वो एयरपोर्ट इस जहाज़ के लिए बहुत छोटे हैं। दोस्तों यही नहीं, ये जहाज़ अपने साथ स्पेस प्रोग्राम भी कैरी कर सकता है और फ़िज़ा से ही स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है और 700 टन का वज़न भी उठा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस अजूबे पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये देवहेकल हवाई जहाज़ कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्या करने आया था। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये दौर था कोल्ड वार का कि जब दो बड़ी ताकतें सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करना चाहती थी। ये बढ़तरी सिर्फ फौजी ताकत तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि ये दोनों ममालिक हर मैदान में एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। इनमें से एक मैदान स्पेस प्रोग्राम भी था। सो कोल्ड वार ने या इस रेस ने एक ज़बरदस्त किस्म का त्यारा बना दिया, जो हैवी कार्गो तो था ही, लेकिन साथ साथ स्पेस क्राफ्ट भी कैरी और लॉन्च कर सकता था। दरअसल सोवियत यूनियन ने अमेरिका के स्पेस शटल प्रोग्राम के मुकाबले में एनर्गिया बुरान स्पेस प्रोग्राम शुरू कर रखा था। इस प्रोग्राम के तहत बनने वाले स्पेस क्राफ्ट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में बनते थे, लेकिन इन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग फैसिलिटी यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर थी और सोवियत यूनियन के पहले स्पेस क्राफ्ट की निस्बत बुरान स्पेस क्राफ्ट के कंपोनेंट्स काफ़ी बड़े थे, जिन्हें रेलवे से भी बैकनूर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। सोवियत यूनियन ने इन कंपोनेंट्स को एयरलिफ्ट करने का सोचा। इस मकसद के लिए सोवियत यूनियन ने अपने 1950 एरा के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को कार्गो एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया, ताकि इस स्पेस क्राफ्ट को आसानी से लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक मुंतकिल किया जा सके। लेकिन ये बॉम्बर्स इस टास्क को पूरा नहीं कर पाए। ये बॉम्बर्स सिर्फ छोटे कंपोनेंट ही ले जा सकते थे। इस स्पेस क्राफ्ट के फुली असेंबल्ड कंपोनेंट्स में तो कुछ 60 मीटर तक लंबे थे। इस मसले के हल के लिए सोवियत यूनियन बड़े जहाज़ बनाने का मंसूबा बनाने लगा। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी यही मसला था, जिसका हल अमेरिका ने अपने बोइंग 747 को शटल कैरियर में तब्दील कर दिया, जो कि स्पेस शटल को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक ले जाता था। इस काम के लिए जंबो जेट आइडियल प्लेन था, जिसे अमेरिका ने मॉडिफाई करके इसके फ्यूजलेज को मज़ीद ताकतवर बनाकर इसमें एडिशनल स्टेबलाइजर्स डालकर इसे स्पेस क्राफ्ट कैरियर बना दिया। अमेरिका इस स्पेस क्राफ्ट के दूसरे कंपोनेंट्स के लिए रेल लाइंस और बार्जेस ही यूज़ करता था, लेकिन सिर्फ स्पेस क्राफ्ट या शटल ऑर्बिटर ही बोइंग 747 के ज़रिए ले जाया जाता था। लेकिन सोवियत यूनियन अपना पूरा लॉन्च सिस्टम ही लिफ्ट करना चाहता था, जिसमें बड़े रॉकेट बूस्टर और कोर स्टेजेस भी शामिल थे। इस मसले के हल के लिए नेचुरली एक बड़े हवाई जहाज़ की ज़रूरत थी। 80s के शुरू में सोवियत यूनियन ने एंटोनोव 124 के नाम से बड़ा हवाई जहाज़ बनाना शुरू कर दिया, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट कैपेबल ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन था। लेकिन इतने बड़े हवाई जहाज़ होने के बावजूद ये स्पेस क्राफ्ट और कंपोनेंट्स के लिए काफ़ी नहीं था। इस एयरप्लेन में मज़ीद तब्दीलियाँ की गई। इसका फ्यूजलेज मज़ीद बड़ा किया गया, इसके विंग स्पैन बढ़ाए गए। इसमें पहले 4 इंजन थे, इनको मज़ीद पावर देने के लिए इसमें मज़ीद 2 इंजन लगाए गए। इसका वर्टिकल स्टेबलाइज़र रीडिज़ाइन किया गया और इसके लैंडिंग गियर भी तब्दील किए गए। इसमें 32 टायर लगाए गए थे। अब इस नए और बड़े देवहेकल त्यारे को एंटोनोव 124 नहीं बल्कि एंटोनोव 225 का नाम दिया गया, जबकि AN-124 अलग से एज आ कार्गो बनाए जाने लगे। लेकिन 225 इन सब से बड़ा और ज़्यादा कैपेबल था। AN-225 की वज़न उठाने की सलाहियत किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जहाज़ों से डबल थी।
AN-225 का पहला मिशन ये था कि ये एनर्गिया बुरान के कंपोनेंट्स लेकर जाएगा, लेकिन इस त्यारे के डिज़ाइनर्स इस त्यारे के लिए वो सोच रहे थे जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। डिज़ाइनर्स का ख्याल था कि स्पेसक्राफ्ट को इस AN-225 के ज़रिए मिड एयर से ही ऑर्बिट में लॉन्च किया जाए। ये इसलिए कि 225 एक पावरफुल एयरप्लेन था जो फुली फ्यूल्ड स्पेस प्लेन को और इसके पे लोड को लोअर स्ट्रेटोस्फेयर तक ले जा सकता था और यहाँ से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जा सकता था। स्पेसक्राफ्ट को ग्राउंड की निस्बत फ़िज़ा से लॉन्च करने का बड़ा फ़ायदा ये था कि इससे कॉस्ट काफ़ी कम आती थी, तो इस मकसद के लिए एक अलग से रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम बनाने का प्लान था और इसके अलावा कुछ और AN-225 एयरप्लेन बनाने का भी मंसूबा बनाया गया था, बल्कि दूसरा AN-225 अंडर डेवलपमेंट था। जबकि सबसे पहले AN-225 ने 15 नवंबर 1988 को कामयाबी से बुरान स्पेसक्राफ्ट को लॉन्चिंग साइट पर पहुंचाया। सोवियत यूनियन अपने इस त्यारे को बुरान स्पेसक्राफ्ट समेत पेरिस एयर शो पर भी लेकर गया था, जहां यह सब की तवज्जो का मरकज़ बना रहा और वेस्टर्न दुनिया इस सोवियत यूनियन के अपने स्पेस प्रोग्राम वर्जन और इस देवहेकल त्यारे को देखकर हक्की बक्की रह गई। इससे पहले कि सोवियत यूनियन दूसरा AN-225 बनाता या अपना स्पेसक्राफ्ट मिड एयर से लॉन्च करता, सोवियत यूनियन 1991 तक टूट के कई हिस्सों में तकसीम हो चुका था और जाहिर है इससे ये चीज़ मुतासिर हुई। बुरान प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट यूक्रेन के कैपिटल से बाहर स्क्रैप में चला गया। यही नहीं बल्कि दूसरा अधूरा AN-225 भी स्क्रैप यार्ड में चला गया। कई साल स्क्रैप यार्ड में पड़ा रहने के बाद इस त्यारे को बाहर निकाला गया और इस पर $20 मिलियन खर्च किए गए ताकि इसमें नए इंजन लगाए जा सकें और एवियोनिक्स मॉडर्नाइज्ड किया जा सके। और कई सालों बाद ये त्यारा जनवरी 2002 को 187 टन का वज़न लेकर परवाज़ कर रहा था। वैसे ये त्यारा 242 आलमी रिकॉर्ड का मालिक भी है और सबसे ज़्यादा वज़न उठाने का रिकॉर्ड भी इसी त्यारे के पास है। और ये त्यारा तभी उड़ाया जाता है जब दूसरे कार्गो त्यारे टास्क पूरा ना कर सकें। आप हैरान होंगे कि इस त्यारे की 1 घंटे की परवाज़ $30,000 में पड़ती है। चूँकि ये त्यारा एक ही है और इस जैसा दूसरा त्यारा नहीं है, तो इसकी अपनी एक क्लास है और ये जहाँ जाता है वहाँ तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। 24 जून 2021 को यानी कुछ अर्सा पहले ही ये त्यारा कराची में लैंड हुआ और 21 घंटे बाद कराची से बरतानिया के लिए परवाज़ भरी। जैसा कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान से अमरीकी और दूसरी अफवाज ने कुछ महीने पहले ही अपना इनखला शुरू कर दिया था, तो भारी भरकम मिलिट्री इक्विपमेंट्स को कैरी करने के लिए इस त्यारे को हायर किया गया था। ये त्यारा जैसे ही अफ़गानिस्तान से मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर उड़ा तो टेक्निकल ख़राबी की वजह से इसे कराची में लैंड करना पड़ा और जैसे ही ये त्यारा कराची में लैंड हुआ तो ये हेडलाइंस की जीनत बन गया। दोस्तों, ये त्यारा पहली दफ़ा 2018 में कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, जो कि सिर्फ रिफ्यूलिंग पर्पज़ के लिए था। तो स्पेस प्रोग्राम के लिए बनाए जाने वाला ये अनोखा त्यारा आज भी सर्विस में शामिल है। दूसरी तरफ 2013 में रशिया ने ऐलान किया था कि वो सोवियत एरा के एयर लॉन्च प्रोजेक्ट्स पर दोबारा काम शुरू करेंगे, जिसमें AN-225 जैसे मिड एयर लॉन्च पैड भी शामिल हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।